नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं और उसी के कड़ी में यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट से। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? 5, 6, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है। तो अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध लड़े थे। इसे आंग्र मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया था। यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ब्रिटिश और मैसूर शासकों के बीच लड़े गए थे, जिसमें कुल 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्र मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। और यह जो युद्ध था, यह युद्ध ब्रिटिश शासक और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। फिर दूसरा जो युद्ध लड़ा गया, द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध, यह 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया। ये भी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध, जो 1790 से लेकर के 1792 तक चला था। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। फिर चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था वह 1799 में हुआ था। तो 1798 से 1799 के बीच हुआ था। ये भी युद्ध अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कुल 4 युद्ध हुए थे। तो इसका सही आंसर हुआ 4। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो जो मौलिक अधिकार है वो भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जबकि भाग 1 किससे संबंधित है? तो इसमें संघ और राज्य की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो फिलहाल में वर्तमान समय में जो कुल 6 प्रकार के जो है कि मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम पूछा गया है, क्या है? फाइकस बेंगलेंसिस, दूसरा है ओसिमस टेन्यूम फ्लोरम, तीसरा है फाइकस रिलीजियोसा, चौथा है अजेडीरा चंडिका। तो इन चारों में जो बरगद का बॉटनिकल नेम है वो है फाइकस बेंगलेंसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला फाइकस बेंगलेंसिस। और जो दूसरा ऑप्शन है ओसिमम टेन्यूम फ्लोरम, तो यह जो है कि तुलसी का बॉटनिकल नेम है। और फाइकस रिलीजियोसा, यह जो है कि पीपल का बॉटनिकल नेम है। और अजेडीरा चंडिका यह नीम का बॉटनिकल नेम है। तो इसका सही आंसर हो गया फाइकस बेंगलेंसिस। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनेली सेनगुप्ता। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं वे
सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो गया पहला वल्लभ भाई पटेल। अब उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के प्रसरण के कारण, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, उन्नत प्रकाश के कारण, गर्म वायु के कारण। तो इसमें जो तारे जो रात में टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल, लक्षद्वीप। तो इनमें सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है वो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। जबकि दूसरे नंबर का सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात की जाएगी तो मिजोरम होगा, और केंद्र शासित में बात किया जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा दूसरे नंबर का। इस समय वर्तमान समय में, या कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 74.04% है। अब पुरुषों का इसमें जो है कि जो प्रतिशत है वो 82.14% है, और महिलाओं का 65.46% है। और केरल का 93.91%, 93.91% साक्षरता है केरल का। जबकि सर्वाधिक कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार का। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1965 में, 1961 में, 1963 में, 1960 में। तो इसमें जो दहेज निषेध अधिनियम था वो 1961 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961, यानी कि 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज में जो संपत्ति है, सामान है, या विवाह में किसी भी पक्ष द्वारा दी गई धनराशि को शामिल किया जाता था। आइए 8वां नंबर देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, दूसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल 1976, तीसरा ऑप्शन है 10 जून 1979, चौथा ऑप्शन है 10 जून 1980। तो इसका जो सही आंसर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष से 19 अप्रैल 1975 को जो है कि प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार एवं लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। इसे यानी कि जो व्यापकता का सिद्धांत है, इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विलय नीति थी जिसे 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापक रूप से लागू किया गया था, और इसे लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 4523 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5717 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7517 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 5423 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7517
किलोमीटर ये नियर अबाउट दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 7517 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार, इन सबको लेकर के जो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। तो इसी के नियर अबाउट आपका दिया है 7517 किलोमीटर दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं 11 नंबर का सवाल, ये गणित से है। तो इस गणित के सवाल को आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा, चूँकि ये छोटे से स्क्रीन पर इसको हल करने में थोड़ा सा समस्या भी होता है। 11 नंबर का सवाल है, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, व्यवहारिक तौर पे आप ऐसे हल कर सकते हैं कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 125, और 125 का औसत निकाल देंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 होगा तो 62.5 आएगा। तो जिसमें यहाँ पर 62.5 दिया नहीं है, तो 62.5 के सर्वाधिक निकट इसमें कौन सा है, ये 60 वाला है। तो इसका राइट आंसर ये चौथा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर का सवाल दिया है, यदि प्लस बराबर ये भाग ही दिया हुआ है। धन को भाग से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ गुणा को भी भाग कहा जा रहा है, माइनस को गुणा कहा जा रहा है और भाग को माइनस कहा जा रहा है। तो दिए गए समीकरण में कौन सा सही है। तो इसमें आपको जो है कि इसके आधार पर आप चिन्हों को बदल लीजिए और बदल करके देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 है। यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB ज्ञात करना है। तो इसमें जो AB का मान आएगा वो आपका 8 करड़ी में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 14 नंबर का सवाल है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इसमें 1762 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है। तो इसमें कुल कितना निवेश किया गया है इसको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है 3,40,000, फिर दूसरा ऑप्शन है 3,20,000, फिर तीसरा ऑप्शन 3,30,000 और चौथा ऑप्शन है 2,30,000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 3,20,000 वाला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें जो समान अध्ययन में लगभग मान चलिए कम से कम 10 सवाल गणित से पूछे जाने हैं 40 क्वेश्चन में। तो ये गणित को आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें लाभ है, प्रतिशत है, औसत है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इन सभी को जो है कि आप लोग तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं 15 नंबर का सवाल कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। घनाभ के 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसमें जो है कि घनाभ का आयतन और घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3 ठो, तो L हो गया, B हो गया, H हो गया। तो 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 है, तो 27 हो गया गुणे 18 हो गया गुणे 21 हो गया, और घन का आयतन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया। तो यहाँ घन का आयतन दिया हुआ, तो घन पर भी यहाँ पे घन का आयतन में जो 3 होगा वो 3 का जो क्यूब हो जाएगा। तो इन तीनों को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करके इसको भाग दे देंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 378 आ जाएगा।
378 आ जाएगा। तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, दूसरा है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एनेबलिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एक्सटेंशन, चौथा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड एनेबलिंग। तो इसमें OLE का जो विस्तार पूछा जा रहा है, तो OLE का जो विस्तार है वो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता क्या है, तो ये जो OLE है, OLE माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रकार की कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का यह सॉफ्टवेयर के रूप में एक ढांचा है जो एप्लीकेशन में दस्तावेज से प्राप्त जो ऑब्जेक्ट है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना या गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, हरदयाल, लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वे लाला हरदयाल थे, और इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? 1913 में। कहाँ किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब किया गया था? 1913 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ये प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो 6 जनवरी 1999 को। कब किया गया था? 6 जनवरी 1999 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत देश के कुल 4 बड़े बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला एक सड़क के रूप में किया गया था, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर थी। कुल लंबाई कितनी थी? 5846 किलोमीटर थी। आइए आगे देखते हैं, 19 नंबर का सवाल। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसमें चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है ना? HCl है, NaCl है, AlCl3 या MgCl2। तो इसमें आपका HCl होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन वाला HCl। आगे देखते हैं 20 नंबर का सवाल। कोशिका की खोज किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने, थियोडोर स्वान ने, मैथियास स्लेडेन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इस खोज का जो वर्णन है इनके द्वारा लिखित पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्राप्त होता है या देखने को मिलता है। माइक्रोग्राफिया में ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो रॉबर्ट हुक ने लिखा था माइक्रोग्राफिया। अब कोशिका है क्या? तो कोशिका
द्रव्य का एक द्रव्यमान है जो बाह्य रूप से एक कोशिका झिल्ली से बंधा हुआ होता है। कोशिका जीवित पदार्थ की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई भी होती है और कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 21 नंबर का सवाल, खाली स्थान दिया है, ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप ने, व्हीलर ने, कनिंघम ने या मार्शल ने। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित करने का जो प्रयास किए थे वे जेम्स प्रिंसेप थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। और जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेजी विद्वान और पुरातनपंथी भी थे। वे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जनरल के संस्थापक और संपादक भी थे। आइए अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत। तो इन चारों में छठवां स्थान पूछ रहा है कि किस देश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील का हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा है? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे अमेरिका। चौथे नंबर पर चीन। पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत 7वें नंबर पर है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम जो है कि ये आंसर गलत बता दिए हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये 6वें नंबर का जो देश सबसे बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाएगा। ये ब्राज़ील का जो स्थान है ये 5वें नंबर पर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का सवाल देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं? CAL, NAC, ATP, PTA। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में टूट जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ATP। अब 24 क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था? चंडीगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से या मध्य प्रदेश से? तो झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया गया था। इसका डेट है 23 सितंबर 2018। ये पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। तो 23 सितंबर 2018 को किया गया था। आगे देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ओजोन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा मैग्नीशियम। ओजोन सही आंसर क्या है इसका? ओजोन। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन जो है कि सुरक्षित रखता है। ओजोन यानी कि O3 इसका अणु सूत्र होता है O3 और यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनता है। ये नीले रंग का होता है, ये सड़ी हुई मछली जैसा महकता भी है और यह समताप मंडल में पाया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में इसकी जो सांद्रता होती है वो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होती है। सांद्रता पूछा जाएगा कितने से कितने किलोमीटर के बीच में? तो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक व्याप्त है, यानी कि इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक व्याप्त है, किस ऊंचाई तक? तो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस पाया जाता है और यह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से सभी जीवधारियों की रक्षा करती है। आइए अब देखते हैं 26 नंबर का सवाल। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 480 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा पहला 480। एक वस्तु को 45,000 रुपये पर बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% का लाभ हो?
67,500 रुपये, 55,700 रुपये, 57,500 रुपये, 75,500 रुपये। तो इससे 57,500 रुपये बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तालाब का क्षेत्रफल इसमें बताना है कितना है, 6574 मीटर वर्ग मीटर, दूसरा है 7456 वर्ग मीटर, तीसरा है 6546 वर्ग मीटर और चौथा है 7546 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7546 वर्ग मीटर। 36 नंबर का सवाल 29 नंबर का सवाल देखते हैं। 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? 6, 12, 5, 10। तो इसमें कक्षा में रीमा के बाद कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें कुल लड़कियों की संख्या है 6, है ना, ये 6 हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। 2 है, 5 है, 14 है, 41, 122 है, 365 है, 1095 है। तो इसमें कह रहा है कि दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसकी उस संख्या की पहचान करनी है जो संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? 1095 नहीं है कि 41 नहीं है या 122 नहीं है या 365 नहीं है। तो इसका एक सीरीज़ है। किस प्रकार से इसका सीरीज चल रहा है? तो इसका सीरीज देखिए, यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 14 है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं आप? 2, 5, 14 है। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। 2 गुणित 3 हो गया, 2 गुणित 3 और बराबर कितना होता है? 2 3 6 होता है। इसमें -1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर 2 दिया हुआ, 2 में 3 का गुणा करके 1 घटा दीजिए, फिर 5 में 3 का गुणा करके 1 घटा दीजिए तो 14 आ जाएगा। देखिए 5 गुणित 3 -1 बराबर 14 हो गया। फिर 14 में 3 का गुणा करके 1 घटा दीजिए तो 14 3 42 -1 41। फिर 41 में 3 का गुणा करके 1 घटा दीजिए तो 122 आ जाएगा। फिर 122 में 3 का गुणा करके 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। फिर 365 में 3 का गुणा करिए और 1 घटा दीजिए तो 1094 आएगा। तो यहाँ पर 1095 दिया है, तो यही जो है कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1095। आइए 31 नंबर का सवाल देखते हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1857 की क्रांति, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना गया था, है ना। तो इस समय लॉर्ड कैनिंग जो एक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक यानी कि क्या होता है? यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी बनी रहती है इसकी। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है ज्यूरिख, जिनेवा, ब्रुसेल्स या वियना। तो जो ओपेक का मुख्यालय है वह वियना में है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, वियना हो जाएगा। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में किया गया था, है ना। और इस समय ओपेक की स्थापना करते समय कुछ देश इसके संगठन के रूप में जो है कि समूह में सम्मिलित हुए थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। चलिए अब आगे देखते हैं 33 नंबर का सवाल। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है ना। महानदी, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसमें देखिए जो
गंगा नदी है, इसके विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से इसको डिनोट किया जाता है। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सदिया से धुबरी तक जाता है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में इसको घोषित किया गया है। और बाकी भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, यह प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है, जो गंगा नदी क्षेत्र को विस्तृत रूप में बताता है। आइए अब 34 नंबर का सवाल देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो इसमें बताना है कुल कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, 18, 16, 12 और 9। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। और जो इस आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिनको कॉलम कहते हैं, तो प्रत्येक कॉलम को एक समूह भी कहा जाता है और एक समूह के सभी तत्व के जो रासायनिक और भौतिक गुण है वे समान हैं, क्योंकि उनमें बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है ना। आइए अब देखते हैं 35 नंबर का सवाल देखते हैं। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो देखिए, उत्तर भारत में एक चिपको आंदोलन था, जो वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी वनों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम एपिको आंदोलन था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्पिको आंदोलन। तो अप्पिको आंदोलन जो था यह 1950 में चलाया गया था। आगे देखते हैं 36 नंबर का सवाल। राइबोसोम बनाते हैं लिपिड, प्रोटीन, वसा या स्टार्च। तो जो राइबोसोम होते हैं वे प्रोटीन का निर्माण करते हैं या प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम कोशिका का वह स्थान होता है जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम विशिष्ट कोशिकांग है और यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्रत्येक जीवित कोशिका को प्रोटीन के उत्पादन के लिए राइबोसोम की आवश्यकता भी होती है। आइए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों तक इसको शेयर भी करिए। 37 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसका आंसर करके प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है 1956 से 61 के बीच में। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल है, या तो सवाल सही नहीं है या तो ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना दे रहा है, जबकि यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए थी। कल मैंने बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1959 में बोकारो को छोड़कर, यहाँ बोकारो को हटा दीजिए, तो बोकारो को छोड़कर इन तीनों की, दुर्गापुर का, भिलाई का, राउरकेला का, इन तीनों का जो है कि स्थापना हुआ था। यानी कि इन तीनों इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था सन 1959 में। ये देखिए हम 56 लिख दिए थे, यहाँ पे
1959 में इन तीनों को स्थापित किया गया था, जबकि जो बोकारो था इसे 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से जो स्थापित किया गया था वो था आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैं एक बार फिर से इस प्रश्न की व्याख्या कर दे रहा हूँ। आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए कि 1959 में 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला था। जबकि बोकारो की स्थापना या बोकारो स्टील प्लांट को 1964 में स्थापित किया गया था। इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब भिलाई को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई को किसके सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर को किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो को रूस की सहायता से। भिलाई को भी रूस की सहायता से। दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से। और जो ये राउरकेला है, तो राउरकेला को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और भी इसके बारे में जान लेते हैं कि जो दुर्गापुर है ये कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। बोकारो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला ओडिशा। और ये जो बोकारो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि झारखंड में है। तो ये चारों प्लांट स्टील प्लांट बनाए गए थे। आइए अब 38 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड बेबेल ने। तो स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। आइए आगे देखते हैं 39 नंबर का सवाल। निम्नलिखित किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे और छोटा कर देता हूँ मैं। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपथ प्राधिकरण, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इन चारों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। फिलहाल में कुल 10 कंपनियां महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आते हैं। और आज के सेशन का यह अंतिम सवाल है, 40 नंबर का सवाल। निम्न में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने। ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने किया था। ताशकंद जो घोषणा थी यह 1965 में
भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए किया गया था और यह जो समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और जो अयूब खान थे वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कुल 40 क्वेश्चन को हल कर लिया। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट था। अगले दिन चौथा प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।